स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी की क्लासेस में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हम लोग न्यूट्रिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्दर आज हम लोग यहाँ से रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 10 है। प्रीवियसली पार्ट 9 तक हम लोग न्यूट्रिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन एनिमल। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो ये लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट है, दैट इज रेस्पिरेशन, और आज हम इसको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग आज इस वीडियो में कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है, उसके क्या पार्ट्स है, सारा रेस्पिरेशन का हम इसमें आज ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बोथ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम का जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कॉमन सिस्टम है, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं अवेलेबल होता है। वो बेसिकली उनके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टेम और रूट्स वगैरह, लीव्स वगैरह, उन्हीं के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। बट बेसिकली इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वी हैव एन स्पेशल ऑर्गन, दैट इज लंग्स। लंग्स यहाँ पर एक वाइटल रोल प्ले करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसी रेस्पिरेशन के लिए आज हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन के पार्ट्स और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को यहाँ पर समझने जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने रेस्पिरेशन सिस्टम से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग ये समझते होंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, यही रेस्पिरेशन है। दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। O2 को लेना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारी सिंपल लैंग्वेज में ब्रीथिंग। ठीक है, ये एक नॉर्मल टर्म है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में जस्ट हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस तो होती है ब्रीथिंग, बट रेस्पिरेशन थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है। तो देखिए, रेस्पिरेशन इज द process of by which food is taken through the process of nutrition। अभी तक लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जो भी न्यूट्रिशनल फूड लिया है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, कैसे हम यूज करें, प्लस साथ में हम एनवायरनमेंट से ग्रीन प्लांट्स की रिलीज की हुई ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे। तो कैसे इन दोनों का यूज करके हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जो कुछ भी फूड हम लोगों ने इंटेक किया था, जो कुछ भी फूड हमने खाया था और एनवायरनमेंट से आपने जो ऑक्सीजन लिया, उन दोनों के साथ मिलके ऑक्सीजन और फूड दोनों मिलके रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और आपके बॉडी में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। बेसिकली कैसे होगी वो हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। अभी ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बिकॉज बायोलॉजिकली आप यहाँ पर आपके बॉडी में कुछ सेवरल एंजाइम्स है जो कि आपके फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। एंड केमिकल प्रोसेस देखें तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। दैट्स व्हाई ये कैसी रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, सेलुलर लेवल पे, सेल के अंदर तक होगी ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहर से और फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत होती है और साथ साथ में ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके पहले आप लोग सोच रहे हैं ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस होती है कैटाबॉलिक और दूसरी प्रोसेस होती है यहाँ पर एनाबॉलिक। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कुछ हम बोल सकते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होगी। लाइक हम बोल सकते हैं ये दो हमने एटम ले लिए हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स है और इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। आप दो एटम ना लेके सिंगल एटम भी ले सकते हैं। लाइक आपने क्या किया, एक सिंगल एटम लिया, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हम बोल सकते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद आपको इससे क्या मिलेगा, सिंपलर मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा इससे आपको, सिंपलर मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन होगा। कॉम्प्लेक्स लेवल से जो सिंपलर मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपको, कैटाबॉलिक प्रोसेस। इन द सेम वे रेस्पिरेशन में भी ऐसा ही होता है। आप लोग फूड
जो आपने लिया और ऑक्सीजन आपने जो इनटेक करी उसका ब्रेकडाउन होके छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जिससे आपको क्या मिलेगा, एनर्जी गेन होगी। ठीक है, साथ में आप यहाँ पर ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और CO2 का आप रिलीज करते हैं। तो जो फाइनल रिएक्शन है तो आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन के थ्रू आपने फूड इनटेक किया, एनवायरनमेंट के थ्रू आपने ऑक्सीजन लिया, तो फूड और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हुआ, उसके लिए कुछ सेवरल एंजाइम्स, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, कुछ एंजाइम्स आपके बॉडी में रिएक्ट करेंगे और आपको वहां पर रिलीज होगा CO2, वाटर, एनर्जी। एनर्जी जो यहाँ पर रिलीज होगी वो होगी ATP की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द करेंसी यूनिट ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, इन द सेम वे एनर्जी की जो करेंसी यूनिट होती है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये जो एनर्जी की यूनिट है यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है विच इज बेनिफिशियल फॉर द अवर परफॉर्मिंग अवर डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। ये एनर्जी ही आप लोगों की बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करेगी। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या है, जो कुछ भी आप फूड खाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको वहां से कुछ एनर्जी मिलती है, CO2 आप एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रिलीज कर देते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग को करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था रेस्पिरेशन और आई होप आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। रेस्पिरेशन जस्ट एक थिंग है जिसके अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपको एनर्जी मिलती है, CO2 रिलीज होता है और कुछ वाटर वहां पर रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के क्या क्या टाइप्स है, तो बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन के यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों बेसिकली क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो रेस्पिरेशन के टू टाइप्स है, फर्स्ट इज एरोबिक, सेकंड इज एनएरोबिक। सबसे पहले हम लोग देखने जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों देखते हैं इसकी रिएक्शन को। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो कुछ भी आपने फूड खाया, ठीक है ना, बोले तो जो कुछ भी फूड आपने लिया है, सपोज वो फूड आपकी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ऑक्सीजन आपने एनवायरनमेंट से लिया, O2 लिया हमने, फूड इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिलीज हुई 6CO2 और साथ में क्या रिलीज हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली वो रिएक्शन है जहां पर जो कुछ भी रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, दैट रिएक्शन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होती है, जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी एरोबिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज था, आपकी बॉडी ने जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, जो फूड उसने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है, ब्रेकडाउन हुआ, तो साथ में क्या रिलीज हुआ, 6CO2 और 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर रिलीज हुआ। तो ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो कि एब्सेंस ऑफ O2 होगा, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन परफॉर्म होगी, दैट रिएक्शन इज नोन एज एनएरोबिक रिएक्शन। तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है, एरोबिक रिएक्शन एंड एनएरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रिएक्शन क्या होगी, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और एनएरोबिक रिएक्शन क्या होगी, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बोला ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने का मतलब है यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, हम बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, इज द
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या रहती है, एब्सेंस रहती है, और इसी वजह से इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से आपको जो एनर्जी रिलीज होती है वो बड़ी कम रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है एनिमल्स में और दूसरा केस बनता है ईस्ट में। ईस्ट के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये रिएक्शन परफॉर्म होगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। और एनिमल्स में एक केस बनेगा जिसमें हम बोल सकते हैं लीस्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगी बट थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, तो दोनों केस आई होप आपको समझ में आए होंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, उसके दो केस बनेंगे। ऑक्सीजन अगर टोटली एब्सेंट है तो वो रिएक्शन परफॉर्म होगी ईस्ट में, और ऑक्सीजन अगर लीस्ट प्रेजेंस है, हम बोल सकते हैं थोड़ी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है, तो वो रिएक्शन होगी आपके एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो केस देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट है, ऑक्सीजन अवेलेबल है ही नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या होगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे क्या रिलीज होगा, इथेनॉल। बोले तो C2H5OH, इसको हम ये इथेनॉल भी बोल सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है ना, अल्कोहल वाइन का एक फॉर्म है जो कि बॉडी के लिए बेसिकली डेंजरस फॉर्म में या पॉइजन फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ईस्ट सेल। ईस्ट आप सभी समझते हैं, जो जनरली ब्रेड वगैरह में ईस्ट पाउडर मिलता है वही ईस्ट है। ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट है यहाँ पर, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, अल्कोहल। अल्कोहल बोले तो इथेनॉल वाइन का एक फॉर्म है, C2H5OH यहाँ पे बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और जो एनर्जी होगी हम बोल सकते हैं 210 किलो जूल, या फिर हम लोग एटीपी की फॉर्म में बात करते तो जस्ट यहाँ पे 2 ATP एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, जो कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से यहाँ पर फूड का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। दूसरी बात, यहाँ पर इथेनॉल रिलीज होने की वजह से ये हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये था आपका ईस्ट सेल के अंदर जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन है बट थोड़ी सी कम है, ये होगा जनरली एनिमल्स में, और हम एनिमल्स में भी बोल सकते हैं ये किसके अंदर होगा, ये होगा, इसका हम बोल सकते हैं ये जनरली प्रोड्यूस होगा आपका मसल सेल्स के अंदर। किसके अंदर होगा ये, मसल सेल्स के अंदर। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। आप लोग जब रनिंग वगैरह रेस वगैरह करते हैं तो फॉर एग्जांपल, या फिर कोई आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या कुछ इस तरीके की कुछ टाइम पीरियड के लिए आप कोई एक्सरसाइज करते हैं और डेली आप उसको करते हैं, तो आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग के कुछ दिन में 2-3 दिन करने के बाद आपके मसल्स में कुछ क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स इन द सेंस आपको आपकी मसल्स में कुछ पेन सा महसूस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जब आप तेज स्पीड से भागते हैं या कोई भी आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे आपका रेस्पिरेशन, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाने की वजह से आप जल्दी जल्दी क्या लेते हैं, आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बट जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को इनहेल करने की वजह से आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं जा पाता है। जब ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाती है तो आपकी मसल्स के अंदर छोटे छोटे क्रैम्प्स, मतलब छोटे छोटे पेन जैसे कुछ गठाने टाइप कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि आपकी मसल्स में पेन क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे 2-3 दिन के बाद जब आप वो एक्सरसाइज बंद कर देते हैं या आपकी रेसिंग पूरी हो चुकी होती है और आपकी बॉडी को जब प्रॉपर ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है बॉडी के अंदर, तब वो धीरे धीरे जो क्रैम्प्स है वो ब्रेक डाउन होके ओरिजिनल मसल्स की फॉर्म में आ जाते हैं और आपका पेन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसी का एग्जांपल लेंगे। जो लीस्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि जो कुछ भी ग्लूकोज आपके बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा मसल सेल्स के अंदर और क्या बनेगा उसका, लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से आपकी जो मसल्स है, आपकी बॉडी की जहां भी मसल्स है वहां पे पेन क्रिएट होता है। जब आप भागते हैं, कोई वाइग्रस रनिंग एक्सरसाइज करते हैं या आप लोग रेसिंग करते हैं, कुछ लाइक डेली एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जा पाती है। कम ऑक्सीजन जाने की वजह से क्या हो पाता है बच्चों, आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती। दैट्स व्हाई आपकी बॉडी के अंदर क्या हो पाता है कि
छोटे छोटे मसल्स की फॉर्म, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, गठाने पड़ जाती है जो कि आपको पेन क्रिएट करती है, और वो ही गठाने को हम क्या बोलते हैं, उन्हें क्रैम्प्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3, C3H6O3 इसका फॉर्मूला होगा, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो कि इससे भी कम है। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं अराउंड 2 ATP एनर्जी ही रिलीज होती है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है तो फूड का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है। ये ग्लूकोज आपके बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज है। तो बच्चों ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दोनों टाइप से बड़े इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कहीं बहुत सारे केसेस में क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से ये 2 केस बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी बार ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट चुकी हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से जो है विजिबल हो जाए सारी रिएक्शंस, और आप उसको क्लियर व्यू में देख सके कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में बेसिकली क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी और आप लोगों ने इसको कंप्लीटली नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो बच्चों फिर से हम एक बार देख लेते हैं, दोनों में एनर्जी कम हुई है, यहाँ पे वाइन बनता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। जब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है, ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे खुल जाता है और आपकी बॉडी का पेन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस डायग्राम में मैंने एरोबिक और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ही है, ये भी मैंने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों को ही कंबाइंड फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया। जो मैंने पीछे समझाया वही सेम रिएक्शन ही है, बट कंबाइंड फॉर्म में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज हम लिख सकते हैं C6H12O6 आपने बॉडी में है आपके। सबसे पहले सुनिए आप, ये रिएक्शन है आपका प्रॉपर वे में। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बच्चों आपके साइटोप्लाज्म में। आई होप 9th क्लास से आप लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर होता है, लिक्विड डेंस मटेरियल होता है जो कि वाइडली वहां पर फैला हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बेटा, ये ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड में। किसमें ब्रेकडाउन होगा? पायरुविक एसिड में, जिसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है। तो वापस से रिपीट कर रही हूँ, कुछ नहीं बोला मैंने, आपको बोला कि जो कुछ भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में है उसका ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और किसमें ब्रेकडाउन होगा? पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड में आपका फूड ग्लूकोज टूट चुका है, ठीक है। अब आगे हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स डिवाइड कर दी हैं। पहले जैसा कि है, मैं आपको ये वाला केस बताऊंगी क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट केस जो है वो कौन सा है आपका? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए पायरुविक एसिड जैसे आपके बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होने के बाद ये रिएक्शन किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो क्या ब्रेकडाउन होगा? CO2, वाटर, और 38 ATP एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी? 38 ATP एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी का अमाउंट होता है और आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड में आपको बताऊंगी बेटा, ये जो दोनों पार्ट्स है ये दोनों के दोनों एनएरोबिक के हैं। पहला है, हम बोल सकते हैं ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, बट कौन सा केस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का? यहाँ पे हम बोल सकते हैं बिल्कुल एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट है ही नहीं। और ये किसमें होता है? ईस्ट सेल में। यहां तक भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले सभी के अंदर कॉमन प्रोसेस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, बॉडी के अंदर पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होने के बाद ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो बनेगा इथेनॉल यानी कि 2C2H5OH प्लस CO2, और एनर्जी रिलीज होगा बच्चों यहाँ पे 2 ATP। कितना रिलीज होगा? 2 ATP। इथेनॉल का फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के ही मॉलिक्यूल है C2H5OH। सेकेंड केस इसका बच्चा बनेगा लेक ऑफ O2, मतलब लीस्ट प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस का पहला है, और ये सेकेंड केस का आपका दूसरा है।
ऑक्सीजन थोड़ी सी है बट कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ये होगा मसल सेल्स में आपके। और मैंने बताया था ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड में टूटेगा और उसके बाद सीधे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो इथेनॉल वाइन बनता है, और ऑक्सीजन थोड़ी सी कम प्रेजेंट होती है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यहाँ पर भी एनर्जी कितनी बनेगी, 2 ATP, यानी कि ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में ऊपर वाले फॉर्म में थोड़ा सा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बनेगी, जिसकी वजह से फूड का पार्शियल या फिर हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो ये था बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही है, उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही है। एक बात आप ध्यान से नोट करिएगा कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होने के बाद जो रिएक्शन होगी वो किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होगी रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये सारी रिएक्शन पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होने के बाद सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होती है, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम लोग कई बुक्स में आपको मिलेगा, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रेब्स साइकिल। तो बच्चों ये था आपका रेस्पिरेशन का टाइप, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिकली मैंने इसके अंदर काफी डिटेल में आप लोगों को 3 स्लाइड्स में अलग अलग फॉर्म में इसको समझाया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत यूनिक वे में अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने रिएक्शंस के साथ आपको विद एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोनों टाइप्स के जो रेस्पिरेशन थे हमारे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको पता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बच्चों, आपको देखिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद फर्दर ब्रेकडाउन बेटा किसमें होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दोनों टाइप किसमें होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, दूसरा बात, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने प्रोडक्ट्स देखे थे, CO2 और H2 बना था, जबकि यहाँ पर जो बने थे, एल्कोहल बना था ईस्ट सेल में, लैक्टिक एसिड बना था आपके मसल सेल में, दोनों ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है जो कि काफी हाई अमाउंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है जो कि काफी लो अमाउंट है। तो बेसिकली आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनके टाइप्स हैं और इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो था आप लोगों का आज रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के टाइप्स हम लोगों ने देखे। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के टाइप्स बेसिकली मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और रेस्पिरेशन के टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली ये जो पार्ट है, जब तक रेस्पिरेशन आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे की प्रोसेस नहीं समझ में आएगी। आप एक बात का बेसिक ध्यान रखिएगा, O2 लेना और CO2 रिलीज करना है जस्ट एंड ब्रीथिंग, बट रेस्पिरेशन क्या है, फूड का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन releases a large amount of energy plus CO2 and water. This process is known as respiration. ठीक है, तो ये था आपका रेस्पिरेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेशन के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे और अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग न्यूट्रिशन पूरा पढ़ लीजिएगा और रेस्पिरेशन से स्टार्ट करिए। रेस्पिरेशन का एक पार्ट आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लाइफ प्रोसेसेस के आगे से फर्स्ट पार्ट को देखते हुए आइए न्यूट्रिशन से, ताकि पूरा चैप्टर आपको डिटेल व्यू में यहाँ पर कंप्लीट हो। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए NTSC ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर आए और आप लोगों के लिए सॉल्व करवाएं। बट बेसिकली उससे पहले आपको चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, रेस्पिरेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है
तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी एनर्जी के साथ हम लोग आप लोगों के साथ और भी वीडियो लेके आते रहे, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।